विवेक सर, आप बाद में जुड़े, आप स्वागत है आपका। सर राजीव सर भी जुड़े हैं, लेकिन अभी शायद वो कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, तो अभी उनसे भी बात होगी। विवेक सर, ये जो स्पीकर बनाने को लेकर के चर्चाएं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अब टीडीपी भी तैयार हो गई है कि भाजपा का स्पीकर बन जाए। इस पूरे समझौते को, इस पूरे समीकरण को, इस पूरे गुणागणित को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टीडीपी और जेडीयू को लेकर के बात कही जा रही थी कि अगर लोकसभा स्पीकर ये अपना बनाने में नाकाम रहते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ने के लिए इन दो पार्टियों को पहले तोड़फोड़ करेगी, ये तय। इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आखिर कैसे तैयार हो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर? जी हाँ जी, राम प्रकाश जी, इसका स्पष्ट जो भी उसमें से संकेत आ रहे हैं वो ये है कि भाई हम तोड़ेंगे जरूर, लेकिन आपकी पार्टी नहीं। इस तरह का कोई एश्योरेंस मिला होगा, तभी तो इस पद के लिए वो अभी आग्रह नहीं कर रहे। वो नहीं कह रहे कि हमको स्पीकर का पोस्ट चाहिए। ये हो सकता है कि ये इस बात के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई हो कि वो जेडीयू और टीडीपी, इन दो पार्टियों का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हो सकता है कि वो टारगेट करेंगे बाकी दूसरी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का संख्या बल चाहिए इस तरह का स्प्लिट करने के लिए, तो उतना तो कांग्रेस से तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस में एक नई चेतना है, तो कांग्रेस से लोग टूटकर बीजेपी में जाएंगे, इसकी संभावनाएं उतनी नहीं है जितनी बाकी पार्टियों से बनती है। मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है, लेकिन शायद उसमें कोशिश यही की जाने वाली है कि जो भी तोड़फोड़ करनी है उसमें समाज अपना जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों को स्पेयर किया जाएगा। इन दोनों के साथ में किसी भी तरह का इनके साथ में कोई खेल नहीं होगा। इस तरह का कुछ अंडरस्टैंडिंग बना हो तभी तो ये स्पीकर की पोस्ट का आग्रह इन्होंने नहीं रखा है। उसके सिवाय इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा सकता है? और जहां तक टीडीपी का सवाल है, देखिए उनको जो चाहिए सेंटर से, उनको स्पीकर के पद से ज्यादा टीडीपी को एक शांततामय वातावरण में वो रहने दे। आंध्र प्रदेश में उनके साथ में वहां की सरकार, जैसे वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बीजेपी जिस तरह का व्यवहार करती है, तकलीफ देती है, गवर्नर के थ्रू परेशानी पैदा करती है, और बहुत सारे जो उनके कानून है, कानून को राष्ट्रपति का जो एक एसेंट चाहिए होता है वो मिलने में दिक्कत होती है। जो राज्यपाल होता है वो हर तरह की अड़चने लाने की कोशिश करता है, और कुल मिलाकर राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। ये जो एक छल और कपट वाली राजनीति गैर भाजपा सरकारों के साथ में भाजपा करती है, उससे शायद निजात उनको मिलेगी, और वो अपना जो गवर्नमेंट है टीडीपी का, उसको शांति से चला पाएंगे और वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने काम पर। इस तरह का एक गिव एंड टेक वाली पॉलिसी में शायद टीडीपी का को शांत किया गया होगा कि भाई आपकी सरकार, आपको एक स्पेशल पैकेज भी मिलेगा। अब वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है या नहीं है, ये अपने आप में एक अलग फिर से डिबेट है, क्योंकि स्पेशल पैकेज में तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ही चाहिए। तो उसके लिए वो कहाँ तक मोदी राजी होंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन उनको मुख्यतः वो ये चाहिए कि उनके राज्य में उनको शांति से काम करने दिया जाए, जिसकी जो भाजपा से के साथ में सबसे बड़ा डील यही हो सकता है। वो स्पीकर का पद वगैरह ठीक है, वो अगर वो टीडीपी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और टीडीपी के साथ में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, तो उनको स्पीकर के पद से कोई लेना देना नहीं। जो उन्होंने 1999 में किया था, शायद वो अब की बार नहीं करना चाहेंगे। जेडीयू का जहां तक सवाल है, तो जेडीयू का भी वही है। अगर डबल इंजन वाला जो एक फैक्टर है वो अगर जेडीयू के पक्ष में बिहार में काम करता है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पीकर का जो पोजीशन है वो सबसे अहम फैक्टर है, सबसे अहम क्राइटेरियन है। इस तरह की कोई बात न तो जेडीयू समझता है न टीडीपी समझता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे ज्यादा अहम मुद्दे हैं अपने अपने स्टेट में उनकी जो सरकारें हैं वो शांति से चलती रहे,
उन सरकारों के काम के बीच में कोई बीजेपी अड़ंगा न डाले और उनको जो फंड्स की जरूरत है, जिस तरह के पैसे की जरूरत है, वो फंड भी बना किसी मुश्किल से आता रहे। हमने देखा है कि कर्नाटक में किस तरह से फंड कर्नाटक के रोके गए थे और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को किस तरह से तकलीफ दी गई। तो उस फ्रंट पर वो, क्योंकि देखिए वहां पर उनको जो पर्टिकुलरली जो आंध्र प्रदेश में उनको जो फ्रीबीज वाला स्कीम चलानी है, 5-6 जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। लगभग 55 से 60 हजार करोड़ का उनका अमाउंट है। और वो जिस तरह की इकोनॉमी आंध्र प्रदेश की बनी है, उसमें उस तरह का फंड जनरेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये केंद्र के साथ में ही एक अच्छे संबंध बना के रखने में वो उनका, मुझे लगता है, फायदा है। उसी में अकलमंदी है, इस तरह की सोच उनकी बनी होगी, तभी जाकर वो स्पीकर के पोस्ट के लिए अभी आग्रह नहीं कर रहे हैं। और वही बात कुछ कम ज्यादा मात्रा में उधर बिहार में भी है, उधर भी जेडीयू का नजरिया शायद यही है, ऐसा लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि जेडीयू ये सोचता होगा कि इससे ज्यादा अच्छी मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए थी, वो मिनिस्ट्रीज उनको नहीं मिली। उसके बावजूद वो नाराज तो हुए हैं नीतीश कुमार, वो नाराजगी भी उन्होंने दिखा दी है, वो भी है। लेकिन स्पीकर के पद के लिए शायद वो उतना इंसिस्टेंट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं वो होंगे। वो हमारे तरफ से शायद उस तरह की बात की आगाज, उस तरह की बात का आगाज हमारी तरफ से हुआ है। पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई शायद वो स्पीकर की पोस्ट ही मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी राजनीति में स्पीकर की पोस्ट, आज की राजनीति में स्पीकर की पोस्ट की वो अहमियत न हो जो हमको दिखती है। राम प्रकाश जी। नहीं, मुझे देखिए ऐसा है कि जो जेडीयू और टीडीपी ने जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है उसके पीछे एक सोच ये भी है कि जो बीजेपी लेड अलायंस होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी अकेले के पास 240 सीटें हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ बैठी है और बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कोएलिशन है जिसमें बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स है। मतलब कोई ऐसा मशीन जिसमें बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स हो, उसमें खराबी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। उस तरह का कोएलिशन चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये काफी स्टेबल कोएलिशन होगा, क्योंकि इसमें मूलतः सिर्फ 3 ही पार्टियां जो है वो अहम है और उन्हीं के बदौलत ये सरकार चलेगी। और 3 पार्टियों में आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन सकता है और बहुत ज्यादा खींचातान नहीं होगी। ये एक कंसिडरेशन था, इसलिए वो स्टेबिलिटी की दृष्टि से भी मुझे लगता है उन्होंने बीजेपी को, अब उनके खिलाफ जिस तरह की बात से पहले कही गई कि उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस होंगी, जो कुछ भी मामले होंगे, वो मामले तो वो अगर उनके लिए अहम होता वो मुद्दा, तो वो शायद इंडिया अलायंस के साथ जाते, क्योंकि वहां पर उनको एक आश्वस्त किया जाता था कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, इस तरह का बीजेपी का रेपुटेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब वो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और उस फ्रंट पर शायद उनको आश्वस्त किया गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोएलिशन होता है जिसमें बहुत सारी पार्टियां होती है, जैसे इंडिया अलायंस में है, वहां पर जो एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस होती है, वहां पर जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, कई पार्टियों में मतभेद होते हैं, उससे स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। और शायद स्टेबिलिटी ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस बिंदु पर टीडीपी और जेडीयू ने बीजेपी को चुना है और इंडिया अलायंस को नहीं। तो जो भी डर वाली जो बात है वो उनके लिए उतनी अहम नहीं है जितनी स्टेबिलिटी वाली बात जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है।